टीम जय संविधान। मैं योगेश कुमार आज पुलिस अधीक्षक महोदय श्री लोकेश्वर सिंह जी जो हमारे पिथौरागढ़ के नए एसपी हैं, आज मैं आप लोगों का परिचय उनसे कराऊंगा। और साथ ही जो एस्पिरेंट सिविल सर्विस और स्टेट सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं उनकी जो क्वेश्चन की डिमांड थी, वो जब मुझसे कहते थे कि सर से आप इस तरह के क्वेश्चंस करना, इस तरह की डिमांडिंग जो यूपीएससी करती है, तो तमाम तरह की जो सवाल हैं और जवाब हैं आज हम सर से करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे यूट्यूब चैनल भीम आर्मी पिथौरागढ़ पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले मैं आपका नाम और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड जानना चाहूँगा। मेरा नाम लोकेश्वर सिंह है। मैं मूलतः हिमाचल से बिलोंग करता हूँ और बाय एजुकेशन मैंने इंजीनियरिंग की है और उसके उपरांत एमबीए किया है। और सिविल सर्विस ज्वाइन करने से पहले मैं पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर चुका हूँ। और सर आपको कब लगा कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? ये ख्याल मेरा जब मैंने अपना एमबीए ख़त्म किया था, उसके उपरांत जब मैं पब्लिक सेक्टर में जॉब करता था, उस समय मुझे ये ख्याल आया कि जब आप अपना कार्य शुरू करते हैं तो आप पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं, सिविल सर्विसेज जिस प्रकार से है, जहाँ पे आप जनता के साथ डायरेक्ट मिलकर उनसे जो है जनता के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए कार्य कर सकते हैं। इसलिए जॉब लगने के बाद मैंने इसके बारे में सोचा। जी सर, आपका यूपीएस में मीडियम क्या रहा था? मैंने इंग्लिश मीडियम से क्वालिफाई किया है। मेंस और इंटरव्यू सब इंग्लिश पे। जी सर, जो हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं मटेरियल्स बहुत कम अवेलेबल हैं, तो सर आप कुछ सुजेस्ट करना चाहेंगे कि मटेरियल्स को लेके? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने अपनी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की है और चूँकि हमारे देश में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, दोनों भाषाओं के ऊपर हमारी कमांड होनी चाहिए। तो जब मैं अपनी तैयारी शुरू कर रहा था तो मुझे मालूम था कि दोनों भाषाओं के ऊपर आपका जो कमांड है वो अच्छी से होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप इतने सक्षम होने चाहिए कि आप किसी भी भाषा में एग्ज़ाम दें, भले वो हिंदी हो इंग्लिश हो, आप दोनों में क्वालिफाई कर लें। जी बिल्कुल। और सर आपका ऑप्शनल? मेरा ऑप्शनल मैंने 3 बार यूपीएससी मेंस लिखा था। मैं प्रत्येक वर्ष होता अपना ऑप्शनल चेंज कर लेता था। मैंने फ़िलोसफ़ी से दिया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से दिया है, पाली लिटरेचर से दिया है, तो इन सब्जेक्ट से मैंने। सर एक कहा जाता है कि सिविल सर्विस में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उस पर मार्क्स कम आते हैं और जैसा पॉलिटी है उस पर काफ़ी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी रहा है, तो इस पर इतना डिफरेंसेस क्यों और एक जो डाउट्स रहते हैं एस्पिरेंट को जी? लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं या किसी सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आते हैं। मेरे ख्याल से हर सब्जेक्ट में रिलेटिव मार्किंग होती है। जो आप यूपीएससी की मार्किंग अगर आप देखेंगे, मार्किंग स्कीम जो होती है उसमें रिलेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, कुछ एवरेज स्कोर करेंगे और कुछ कम स्कोर करेंगे। हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोरिंग करने वाले भी बच्चे होते हैं और कम स्कोर करने वाले भी स्टूडेंट्स होते हैं। सर आंसर राइटिंग के लिए क्या उस पर हमें स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? देखिए, जहाँ तक मैंने यूपीएससी में समझा है, हमारे जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल प्रिसाइज़ होने चाहिए, कंसाइज़ होने चाहिए और बहुत ब्रीफ होने चाहिए। यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप एक ऐसे राइटिंग की फॉर्म में अपने उत्तर लिखिए। चूँकि समय काफ़ी कम होता है, मेंस में लगभग 25 क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में होते हैं और उसको आपको लगभग 120 या 150 मिनट का समय उसमें मिलता है। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो है 7 या 8 मिनट का समय मिलता है। तो इस तरह से आपको पहले से ही स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी पड़ती है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को 7 या 8 मिनट में ख़त्म कर लें। उस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो राइटिंग में कभी मुश्किल नहीं आती है। जी बिल्कुल। जो हिंदी मीडियम का जो स्कोर रहा इस बार वो बहुत नीचे रहा, उसमें जो सिलेक्शंस हुए बहुत कम हुए और जो इंग्लिश मीडियम से जैसे
जो इंजीनियरिंग है और जो डॉक्टर्स हैं उनका काफ़ी उसमें सिलेक्शन रहा। ये जो एक बीच पे एक खाई बनी है मीडियम्स की, तो इससे कैसे बाहर निकलना चाहिए? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई डिफरेंस है अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं। बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है, संस्कृत मीडियम से भी लोग क्वालिफाई करते हैं, हिंदी मीडियम से भी क्वालिफाई करते हैं। पर हाँ, ये देखो, आपको समझने की आवश्यकता है कि अब के समय में जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, उसमें इंग्लिश में ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। आप मेडिकल साइंस देख लीजिए, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स देख लीजिए, इवन ग्रेजुएशंस देख लीजिए, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उसके स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में ही अपने शिक्षा ग्रहण करते हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अभी हिंदी मीडियम में एजुकेशन दी जाती है, जहाँ पर इसलिए क्योंकि संख्या जो है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की ज़्यादा रहती है, तो ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं। बिल्कुल सर, जो एस्पिरेंट्स सेल्फ स्टडी करते हैं, और मैं समझता हूँ कि पिथौरागढ़ ज़िले में अधिकतर जो एस्पिरेंट्स हैं वो सेल्फ स्टडी करते हैं और हिंदी मीडियम से। यहाँ पे इंग्लिश मटेरियल तो बहुत मुश्किल है मिलना, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपनी सेल्फ स्टडी किस तरह से करें? देखिए, सबसे पहला मेरा सजेशन तो यही होगा कि आप मीडियम को लेकर कभी परेशान मत होइए। अगर आप पहले से ही इस चीज़ पे डाउट करेंगे कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं और आपका क्वालिफाई होने के चांसेस कम हैं, तो आप अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप हिंदी मीडियम में हैं, भले इंग्लिश मीडियम में हैं, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं हिंदी मीडियम में हूँ तो मैं हिंदी मीडियम में क्वालिफाई कर लूँगा। और जहाँ तक स्टडी मटेरियल की बात है, तो मैं समझता हूँ कि स्टडी मटेरियल की शायद कमी नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको सक्षम होना ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि आप भले हिंदी मीडियम में लिखें, भले इंग्लिश मीडियम में लिखें, आप दोनों में क्वालिफाई कर पाएँ। देखिए, आपको भारत जैसे देश में काम करना है और उसके बाद एज अ सिविल सर्वेंट भी काम करना है, तो आपकी कमांड इंग्लिश पर भी उतनी होनी चाहिए जितनी कि हिंदी पर होनी चाहिए। और हो सकता है कि आपको थर्ड लैंग्वेज भी सीखनी पड़े नौकरी करने के बाद, क्योंकि हमारे देश में बहुत से स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला, जहाँ पे थर्ड लैंग्वेज जाके सीखनी पड़ती है। तो बहुत सारे हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, जब उनको कार्डर एलोकेट होता है, तो एक नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट जो है महाराष्ट्र में जाके, तमिलनाडु में जाके थर्ड लैंग्वेज सीख के उसमें काम करता है। तो आप उसको फिर यूपीएससी को नहीं कह सकते हैं कि हमने तो हिंदी और इंग्लिश में एजुकेशन प्राप्त की है, मैं तमिल नहीं सीख सकता हूँ। तो हमें अपने आप को सक्षम बनाने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और भाषा कौन सी हम प्रयोग कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, उसके ऊपर इतना नहीं सोचना चाहिए। जी सर, एक लबासना में एक कोर्स होता है कैडर लैंग्वेज। जी, ये कैडर लैंग्वेज क्या होता है, आप थोड़ा इसमें बताएंगे? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विसेज। तो जब आपका कार्डर एलोकेशन होता है, सर्विस एलोकेशन के बाद कार्डर एलोकेशन होता है, तो आप जिस कार्डर में जाते हैं, चूँकि जैसा मैंने आपको बताया, उस कार्डर में जाके आपको हर स्टेट की जो स्टेट लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको जो ऑफिशियल लैंग्वेज महाराष्ट्र की वो मराठी है, तमिलनाडु की ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है। तो आपको उन लैंग्वेज में जाके काम करना है। अब आप उत्तराखंड से हैं या हिमाचल से हैं, तो आपको अगर तमिलनाडु कार्डर एलोकेट होता है तो आपको तमिल सीखनी पड़ेगी। तो वो एक कार्डर लैंग्वेज होती है जो आपको सीखनी पड़ती है। जी बिल्कुल। और सर, एक आखिरी सवाल है, जो तमाम व्यूवर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं और जो सिविल सर्विस और स्टेट सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुतों के इसमें अभी मेंस भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि सर उनके लिए आप एक टेक में बताइए कि प्रिपरेशंस हमें बेसिक जो मटेरियल्स हैं एनसीईआरटी को लेके, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना है या फिर इग्नू के पैटर्न्स को पढ़ना है। जी देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि आपको क्या पढ़ना है। उससे बहुत ज़रूरी होता है कि आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है। यानी आपको ये समझना है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में आप स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपको पहले तो ये फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपका हर चीज़ आपको सीखनी है, हर चीज़ आपको पढ़नी है, और हर तरह के सब्जेक्ट के आपको एग्ज़ाम देने हैं। तो आपको अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, वो आपको पता होना चाहिए कि मैं इस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हूँ या वीक हूँ, और उन सब्जेक्ट को आप
स्टडी मटेरियल आप कोई भी ले लीजिए, लेकिन आपको ये ज़रूर देखना है कि जो यूपीएससी का सिलेबस है क्या आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आप यूपीएससी का सिलेबस उठाइए, उस सिलेबस में जो भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, आप उसको पढ़िए। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जो किताबों में होता है वो पढ़ते हैं, जबकि हमें जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है वो कंटेंट आपको पढ़ना है। वो आप कंटेंट ऑनलाइन पढ़िए, किसी भी किताब से पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए, किसी भी पब्लिकेशन की पढ़िए, आपको लेकिन वही कंटेंट पढ़ना है। ऑप्शनल के लिए काफ़ी कन्फ्यूज़न है मेरा भी बतौर, इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है कि मेरा पॉलिटी था और काफ़ी अलग अलग मैंने बुक्स उसमें स्टडी की थी, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन्स काफ़ी बड़े हैं। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैं 2019 पे मेरा मेंस जो उसमें था ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, और उसके बाद मेरा इस बार पॉलिटी थी। तो सर आप ऑप्शनल के लिए कुछ बुक्स सजेस्ट करना चाहेंगे जो कि नहीं, जैसा मैंने आपको बताया है कि आपको बहुत से स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि जो आपको बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं आप बुक्स उठाते हैं और उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये अप्रोच हमारी नहीं होनी चाहिए। हमें सीधे यूपीएससी का जो सिलेबस है आप सिलेबस उठाइए, और सिलेबस में जो कंटेंट है आप उस कंटेंट को पढ़िए। उस कंटेंट को आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन पढ़िए, किसी पब्लिकेशन में अवेलेबल है तो उसमें पढ़िए, और जो सिलेबस में कंटेंट नहीं है आप उसको मत पढ़िए। तो आपको जो कंटेंट यूपीएससी ने सिलेबस दिया है आप केवल उसी को पढ़िए, किसी भी पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और मैं अपने सभी व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, जो सर ने सिविल सर्विस को लेके जो डाउट्स आपके क्लियर किए हैं आपको उस पर स्टडी करनी चाहिए, और जो भी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद।